जाते रहो, बैठ जाओ ना, जाते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि यह सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधायकों की धमकी और डीएसपी की हत्या का मामला उठाया। इस पर चर्चा की मांग भी की। इस दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉलिंग अटेंशन मोशन को एडजॉर्नमेंट मोशन में बदलने की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला दिया तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों का फैक्ट्स के साथ जवाब दिया है। कानून व्यवस्था के अलावा सदन में जलभराव और बदहाल सड़कों का मामला भी खूब गूंजा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरीके से विधायकों की ओर से सवाल उठाए गए और किस तरीके से संबंधित मंत्रियों की ओर से इसके जवाब दिए गए, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से डिप्टी मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरिया की बद से बदतर हालत थी। आपने बार बार आश्वासन दिया और आज आप विधानसभा के पटल पर केवल जो आपको लिखित में प्रश्न आया, आपने जवाब दे दिया कि उसकी जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। इतनी बुरी हालत है, वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बीमारियां अलग हो रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर पैच वर्क, आप एक भी जगह पर पैच वर्क दिखा दें। पब्लिक हेल्थ उसमें नहीं कर रहा, कि पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरा आपसे कहना यह है कि कई जगह पर लो लाइन एरिया है जिसमें पानी न केवल बरसात में, बरसात के अलावा भी भरा रहता है, बद से बदतर उसकी हालत है। और कई बार विभागीय तौर पे हमने भी मांग की है और इसके एस्टिमेट्स लगातार करीबन साल भर से सभी शहरों के, चाहे वो हमारा धौड़ चौक से भगत सिंह चौक, तहसील चौक से लेकर कांता चौक, ये सभी एस्टिमेट्स जो हैं आपके पास बार बार आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम झज्जर से, अगर मैं कांग्रेस की विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने 3 सड़कों के बारे में सवाल पूछा था। पहली सड़क, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइपलाइन वहां पर टूटी हुई थी, पंचर थी कई जगह। पूरी सड़क खराब नहीं, 1300 मीटर है, जो कि जवाब में लिखा गया है कि वहां पर सीवरेज के अंदर पंचरिंग होने की वजह से कई जगह पॉटहोल्स बने हैं, जिसको निरंतर रिपेयर किया जाता है। मगर पब्लिक हेल्थ द्वारा पिछले दिनों 6 करोड़ 60 लाख का एक टेंडर निकाला गया है। माननीय सदस्य को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही दिसंबर 2022 तक ये सीवर लाइन के अंदर जहां जहां लाइनेज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। पर सर, मैंने यही तो बताया है कि आपका सुझाव है तो लिख करके नहीं, अगर प्रश्न है तो कोई प्रश्न बताइए। अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जहां पहले पानी की समस्या है, सीएम की समस्या है, उन जिलों में उतना ही पानी देने का क्या कारण है, क्या जस्टिफिकेशन बता दें मंत्री जी। वाटर लॉक्ड एरिया तो है, लेकिन वहां का नीचे का पानी खारा है, नहर का पानी तो उसको फिर भी चाहिए। हाँ, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसमें 12 मास पानी भरा ही रहता है। उस क्षेत्र का पानी हम जो नाप करके देखेंगे कि उस क्षेत्र का पानी बचा करके कहाँ उपयोग में हो सकता है, उसको हम कर लेंगे। जो तेल तक पानी की बात कर रहे हैं, वो उनको पानी की बात छोड़िए, तेल तक की तो बात छोड़िए। उनके जो बिडोला माइनर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसको वो कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि इसको दोबारा से उतना ही बुर्जी, जो 6.5 बुर्जी इन्होंने कम करी है, वो पूरा वहां पे दिया जाए, ताकि तेल तक पानी, मेयर को पूरा करने दीजिए, तेल तक पानी जो है वहां पे पहुंचे, लोगों को परेशानियां ना हो। सिंचाई का पानी देते हैं वो कमांड एरिया की सिंचाई के लिए होता है। नहर ये 30,500 बुर्जी की थी, 21 और 30,000 के बीच में 2 मोगे थे जिससे सिंचाई होती थी। उसके शेयर होल्डर ने कहा है कि हमें इस नहर से पानी नहीं लेना, हमें पड़ोस वाली नहर से पानी लेना है। और इसका एक तरीका होता है, वो केस करते हैं एसडीओ के, एक्शन के, कैनाल अफसर के, और उनकी सुनवाई होती है। उसके बाद वो एरिया ट्रांसफर होता है। वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, वो दूसरी जगह से पानी लगा रहे हैं
और ये ग्राम सभा का प्रस्ताव लिखा मैं पटल और दूसरी बात ये है कि गाँव वालों ने लिख कर दिया हुआ है। मुझे मैं अभी दौरे पे थी अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे कुछ सदस्यों को दिक्कत ये है, पड़ोसी हल्के में इतने सालों के बाद थोड़ा सा पानी मिल गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी की नीति है कि पूरे क्षेत्र को समान बंटवारा करे, सबको पानी दे, नीति बना के पानी दे। तो शाम को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र को 2 नहरों का पानी नहीं दे सकते, एक नहर से ही पानी मिल रहा है। मेरा जो सवाल था वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी। 5 करोड़ रुपया उस समय भी दिया था और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में 5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। हो रही घटनाओं से लगता है कि प्रदेश में कानून शासन न होकर जंगल राज चल रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम आदमी तो दूर, यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी जनता के वोट लेकर वाले जनप्रतिनिधि तक भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में आधा दर्जन विधायकों को मारने की धमकियां और फिरौती की धमकियां गंभीर विषय सामने आए हैं। मंत्री हम बता रहे हैं कि क्राइम आपके समय से कम हुआ, हम ये बता रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है, ये चक्षु खोलना जरूरी है। विधायकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मी प्रदान किए गए। सुरक्षा कर्मियों के लिए वीवीआईपी सुरक्षा बारे रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। सुरक्षा कर्मियों को AK-47 जैसे उन्नत हथियार भी उपलब्ध कराए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच विशेष कार्यबल STF को सौंपी गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की जांच खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। श्रीमान जी DSP सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार हिसार में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ हरियाणा पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में 1/1/2020 से 31/7/2022 तक की अवधि के दौरान अवैध खनन के कुल 1835 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1970 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 4065 वाहन जब्त किए गए। तो ये आपने सुना कि विधायकों की ओर से कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनको उठाया गया, उसके बाद संबंधित मंत्रियों ने किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से उसका जवाब दिया। खासतौर पर कानून व्यवस्था का जो मसला है उसको लेकर गंभीर सवाल विपक्ष के विधायकों की ओर से उठाए गए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनीष खटाना जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही भाग सिंह दमदमा जी भी हमारे साथ हैं जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही रंजत पंजेटा जी भी हमारे साथ हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मनीष खटाना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि जब कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं और सरकार उसके लिए तैयार है, एक बार फिर से वही देखने को मिला, आपने फिर से वॉकआउट कर दिया। जब सरकार तैयार है तो आप चर्चा करिए, भाग क्यों नहीं चर्चा से? देखिए, कांग्रेस पार्टी चर्चा से नहीं भाग रही।
चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भागती है। जिस तरीके के मुद्दे वो विधानसभा में रखते हैं, जिस तरीके के उनके तथ्य होते हैं, वो सारे झूठ होते हैं। झूठ और जुमले के ऊपर जो बेस सरकार है, जब विधानसभा में चर्चा के लिए जनप्रतिनिधि को चुना गया है, और जनप्रतिनिधि चर्चा, विपक्ष का काम ही चर्चा करना है। जब हमारे जनता के मुद्दों को, अगर हम जनता के उठाए हुए जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं वही अगर विधानसभा में नहीं उठाएंगे, लेकिन उसको गलत प्रणाली के तहत, गलत उसको तरीके के तहत अगर विधानसभा अध्यक्ष उस बात को मानने को तैयार नहीं, समय देने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, और सत्ता पक्ष उसका सही जवाब देने को तैयार नहीं, तो वॉकआउट के अलावा विपक्ष के पास क्या वो रह जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में गुड़गांव सबसे बड़ा रिवेन्यू शेयर होल्डर है। गुड़गांव मेरे ख्याल से 66% ज्यादा का शेयर होल्डर पूरे हरियाणा को देता है, और छोटी सी बारिश में पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है। पिछले 8 साल में सरकार ने कोई एक ऐसा काम नहीं करा जिससे पानी की निकासी हो सके। अभी मैंने कल देखा था, सिग्नेचर टावर का जो फ्लाईओवर था उसके ऊपर से पानी लेंटर में से गिर रहा था, अंडरपास में से। बाकी अंडरपास पूरे फुल हो गए थे। स्टीमर चाहे चला लो, यहां पर नाव चला लो, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं समुद्री इलाके में आगे हो। तो सरकार ने 8 साल में अगर हरियाणा की जनता पे जो टैक्स लगाने का काम करा है, जो बिजली का टैक्स लगाया, घर का टैक्स लगाया, पानी का लगाया, रिवेन्यू शेयरिंग लगाया, रजिस्ट्री के ऊपर कर लगाया, टोल टैक्स लगाए, हर तरीके से टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं, तो जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का दायित्व बनता है या नहीं। और अगर सरकार अपने दायित्व को समझती है तो पिछले 8 साल में गुड़गांव की कौन सी सड़क है, आप पिछले 8 साल से लगातार हरियाणा न्यूज पे दिखाते हो कि ये वाली जलमग्न हो गई सड़क, ये हो गई, ये हो गई। मुझे कोई एक सड़क बता दे कि 8 साल के अंदर जो किसी भी न्यूज चैनल ने, किसी भी अखबार ने दिखाई हो और सरकार ने बड़ी उस चीज को संज्ञान में लेते हुए उसको अगले वर्ष बरसात के आने से पहले उसका निकासी का कोई हल कराओ, या वो वहां पर कोई और कोई काम कराओ। वो एज इट इज है, समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो विपक्ष वॉकआउट ना करे तो क्या करे? जब सत्ता पक्ष काम करने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं, चर्चा करने को तैयार नहीं, झूठे तथ्य को रखकर, अब आप मुझे बताइए, जो गुड़गांव में 2 दिन से पानी भरा, कितने घंटे की बरसात हुई, कहां कहां जलमग्न हुआ, आप स्क्रीन पे दिखा दो। क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप स्क्रीन पे चला देना, मेरे ख्याल से भाई देख भी लेंगे। तो वो जो पानी भर रहा है वो पिछले 8 साल से लगातार भर रहा है, और उस चीज में इजाफा हो रहा है, या तो कमी आ रही हो। बट ठीक है जी, हमने काम कराया जी, पिछले साल इतना था, इस साल इतना, इस साल इतना, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये कम हो रहा है। वो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ रही हैं। जनता के ऊपर बेरोजगारी की मार बढ़ रही है, जनता के ऊपर महंगाई की मार बढ़ रही है, और मूलभूत सुविधाओं में लगातार कमी आ रही है। तो ये बहुत गहरा और संगीन मामला है। सरकार को, हम ये नहीं कि विपक्ष में है तो हमारा काम है सरकार को घेरना और सरकार की आलोचना करना, लेकिन जनता ने अगर आपको ठीक है, मनीष जी मैं आता हूं आपके पास, जी मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन विजयन जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए, जलभराव की एक जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। गुरुग्राम में हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है। हम सभी को पता है कि मानसून आएगा और मानसून के सीजन में कैसे हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। और ना सिर्फ गुरुग्राम, बाकी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ रोहतक का भी आज सदन के अंदर जिक्र हुआ, या आप भी जानते हैं, आपने भी सुना होगा किस तरीके से उसको लेकर बहस हुई। भूपेश सिंह हुड्डा ने उस मसले को उठाया, बीबी बत्रा ने उस मसले को उठाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? और विपक्ष अगर इस मसले को उठा रहा है तो इस पर तो सरकार को गंभीर होना ही चाहिए। देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, आज बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर बनवारी लाल जी जो मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बारे में जवाब दिया है। और मेरे मित्र को शायद जानकारी नहीं है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वहां पर भी जब बारिश होती है तो एक बार पानी भरता है जब तेज बारिश होती है, लेकिन 48 घंटे के अंदर अमित जी अगर पानी निकल जाए तो पूरी दुनिया के अंदर उसको एक आदर्श स्थिति माना जाता है। और इतने समय से पहले वहां जहां ये पानी भरा बता रहे हैं, उससे पहले वहां निकल चुका था। जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने की थी, और इस चीज को सदन में खड़े होकर के जब बताया तो उसको सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। जहां तक सुरक्षा का विषय बार बार अमित जी उठा रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा कि माननीय अनिल विज जी जो माननीय गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने स्वयं हर बात का जवाब दिया कि किस तरह से 2005 के अंदर टोटल हत्या के मामले जो 791 थे, उसके बाद 2014 में हमारी सरकार जब आई तो 1104 हो गए, और उसके बाद 2021 में 1111 हो गए। इसके साथ साथ अगर मैं अन्य मामलों की बात करूं, रेप के मामलों में
कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो 126% रेप के मामले बढ़े थे, हमारी सरकार में 63% बढ़े हैं। लूट के मामलों में अगर मैं बात करूं तो 2004 में 392 लूट के मामले थे, 2014 में 803 लूट के मामले थे और 2021 में 1322 टोटल लूट के मामले हो चुके हैं। ये स्थिति मैं आपको तब बता रहा हूं अमित जी कि जब इनके समय के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जो प्रार्थी है, जो शिकायत करता है, वो थाने में जाता था और फिर वापस लौट आता था निराश होकर के, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला था अमित जी। आज हमारी सरकार के अंदर स्थिति ये है, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का इतना खौफ, इतना डर और इतना सख्त रूप से उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी शिकायतकर्ता जब थाने के अंदर जाता है तो तुरंत जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज करने का काम हमारी सरकार करती है। जहां तक उन्होंने विधायकों की धमकी का विषय उठाया अमित जी, इस मामले के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी अच्छी तरह से इसको विवरण दिया, इसको स्पष्ट किया कि जैसे ही विधायकों को धमकी का मामला माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई, इसके साथ साथ कार्रवाई शुरू की गई और आज स्थिति यह है कि इस मामले में सब लोगों को सुरक्षा देने का काम हमने किया है। AK-47 तक हमने उनको देने का काम किया, सुरक्षा कर्मियों को, और बाकायदा एक कंप्लीट कर रहा हूँ, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकायदा वीआईपी सुरक्षा कर्मी जो हमारे लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस मामले में अमित जी एक गिरोह को हमने पकड़ा है, वो गिरोह के अंदर क्या है, 6 लोग हैं जो हमने मुंबई से पकड़े हैं, 2 लोग मुजफ्फरपुर से पकड़े हैं, 4 लोग बिहार से हमने पकड़े हैं और पाकिस्तान तक जो नेटवर्क, जो इनका तार था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग जुड़े हुए थे, उन सबको पकड़ करके लाके जेल में डालने का काम हरियाणा सरकार ने, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने किया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो मुझे लगता है इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ मुद्दे उठा करके सदन से भाग जाने की है। जी विजयन जी, मुझे एक बात बताइए कि इतना ही सब कुछ ठीक चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब नहीं है, एकदम सब कुछ चंगा सी, तो सवाल ये है कि सर एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है सरेआम, किस तरीके से गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो ये बदमाश जो गुंडे टाइप के जो लोग हैं इनमें खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आपको वाकई में लगता है कि सब कुछ ठीक है तो खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित जी देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज शोक प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा उसमें हमारे जो शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई सदन के माध्यम से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शहीद है, सरकार जो उनके परिवार के लिए, जो उनके लिए कर सकती थी वो हमने किया है, लेकिन फिर भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको फिर जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा अमित जी, ये कोई पहली घटना नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी घटना, हमारी जिम्मेदारी है, हम आगे इसको कोशिश करेंगे इस तरह की घटना ना हो। लेकिन 2013 के अंदर भी 3 पुलिस वालों के ऊपर इसी तरह से गाड़ी चला करके उनकी हत्या करने का काम हुआ था। जरूर इसको रोकने का प्रयास हम लोगों ने किया और यही कारण है कि माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने 1700 से अधिक पुलिसकर्मियों को ऑपरेशन क्लीन के माध्यम से लगातार लगभग 1 महीने के आसपास वो मेवात के क्षेत्र में रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पे उन्होंने अलग अलग जो जेसीबी है, जो डंपर है, जो अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, उनको पकड़ने का काम किया है। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी और आगे से ऐसी घटना ना हो, इसका हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। लेकिन अमित जी मुझे एक चीज बताइए, आज गृह मंत्री जी ने, माननीय अनिल विज जी ने आंकड़ों के साथ में ये बताया है कि जनाब आपके समय में किस तरह की घटनाएं होती थी, कितने आंकड़े थे और हमारे समय में क्या है, जबकि उस समय मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, आज हर व्यक्ति का मुकदमा दर्ज होता है। तो हरियाणा पुलिस की आज तारीफ करनी चाहिए। 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। आज अनिल विज जी ने खुल करके कहा कि हुड्डा साहब एक बार हरियाणा पुलिस की तारीफ करिए, जो विदेशों से भी पकड़ के बदमाशों को लेके आए हैं, जिन्होंने धमकी देने का काम किया था। हरियाणा पुलिस बधाई की पात्र है, हरियाणा पुलिस देश के अंदर नंबर 1 पुलिस है, उन्होंने करके दिखाया, आगे भी करेंगे। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है और इसको और चुस्त और दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करेगी, बीजेपी की सरकार मिलकर के काम करने का काम करेगी। ठीक है भाग सिंह जी, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप इस बात का दावा भी करते हैं कि अगर कोई मामला सामने आता है तो हम कार्रवाई भी करते हैं। डाडम में हादसा होता है, इलीगल माइनिंग का वो मामला था, किस तरीके से वहां पर मजदूरों की मौत हो गई, जांच बिठाई गई, वो जांच कहां तक पहुंची है, क्या उसमें अब तक कुछ हुआ है, कुछ बता पाएंगे क्या आप? कुछ जानकारी है इस बारे में आपको? अभी तो
मामला सामने आता है उस पर पूरी तरह से फौरी तौर पर कार्रवाई करती है सरकार ने। अभी पिछली जो मैंने पूरे अपने साथियों की, कांग्रेस साथियों की बात सुनी, आपका भी मैं सवाल का जरूर जवाब दूंगा। इन्होंने जिस प्रकार से अभी सबसे पहले डेवलपमेंट के ऊपर बात की, चाहे वो गुड़गांव से लेकर कालका तक की बात हो, पूरे प्रदेश की जब ये जिक्र कर रहे थे, तो मैं सिर्फ डेवलपमेंट में 2 शब्दों में एक बार जरूर स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कहते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है, एक हिमाचल की तलहटी से कालका विधानसभा शुरू होता है जहां पर विपक्ष का विधायक है, और वहां जो सड़कों के ऊपर बात की जाए तो लगभग 300-400 करोड़ की प्रोजेक्ट या तो काफी हद तक बन चुके हैं या उनके ऊपर कार्य चल रहा है, क्योंकि वहां विपक्ष का विधायक है। तो विपक्ष के पास इतना कहने को नहीं चाहिए, अपने विधायकों की एक सीट उठाइए, बराबर तौर पर सरकार काम कर रही है। और माइनिंग के ऊपर जिस प्रकार से अभी डीएसपी शहीद सुरेंद्र सिंह जी का हुआ, उसके बाद डागम का भी बात आती है, जिस प्रकार से इन्होंने इस तरह का कृत्य किया जहां पे हमारे जाबाज अधिकारी शहीद हुए हैं, तो एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लीनर को तत्काल और उनको पकड़ने का काम किया। और भी जितने इनके सरगना या और तरह से जो माइनिंग का काम करते थे, आप देखिए वहां पर उस दिन के बाद इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रोक ही है, वहां पे कोई इस तरह की लीगल काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो डाडम के अंदर हुआ था बड़ा दुखद था, जिसके अंदर पूरे तौर पर जो हमारे माननीय वहां से एमपी साहब हैं, उन्होंने भी न्यायालय के अंदर तक जाना पड़ा था जिस बात को लेकर कि कई प्रकार से जो बड़ी कंपनियां किस प्रकार से कर रही थी और सरकार तक में उनकी बात आई थी। लेकिन भाग सिंह जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ओर से, और कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जी, आज उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही कि भाई जो हुआ नूह में, जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, आपने उसके ऊपर जांच भी बिठाई, लेकिन उस जांच को आपने सिर्फ नूह तक सीमित कर दिया। इलीगल माइनिंग के जो मामले हैं वो लगातार प्रदेश में और भी जगह सामने आ रहे हैं, तो ये मामला पूरे हरियाणा प्रदेश का है, ना कि सिर्फ किसी एक जिले का है, तो आपने जांच को सीमित क्यों कर दिया? नहीं अमित जी, उसमें जांच को ना सीमित किया गया, उसके अंदर क्लियर था जिन कंपनी के पास वो टेंडर थे, वो एक मिल के से रिलेटेड कोई कंपनी थी, मेरे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, जिस प्रकार से वो हेक्टेयर में डिवाइड की गई थी, उनके ऊपर फौरी तौर पर रोक लगाई थी, और वहां पे जितना एक तय था मापदंड माइनिंग का, उससे ज्यादा माइनिंग की गई थी और उनके ऊपर फौरी तौर पर वहां रोक लगाई गई थी माइनिंग बंद कर, और उनके ऊपर जिन जिन इनके अंदर दोषी पाए गए थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। ठीक है, दोषी पाए गए थे उनके ऊपर। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास में, लौटूंगा जी। भाग सिंह जी आऊंगा मैं आपके पास। रजत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं? एफआईआर दर्ज हुई है, अरेस्ट हुए हैं, उसके अंदर पूरी कार्रवाई हुई है। ठीक है सर। रजत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल निश्चित तौर से। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ रजत जी, अभय सिंह चौटाला को हम सुन रहे थे सदन के अंदर, वो कह रहे थे कि इस प्रदेश के अंदर हर रोज 3 हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि गृहमंत्री साहब तो गिना रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, आंकड़ों के साथ वो आए, उन्होंने बताया कि आप लोगों के समय में क्या होता था, हमारे समय में क्या हो रहा है, आप लोगों के समय में किस तरीके से लूट और हत्या डकैती के मामले सामने आते थे, हमारे समय में किस तरीके से काम हो रहा है, उन्होंने तो पूरा बताया तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। देखिए अमित जी, जो उन्होंने तथ्य बताए हैं वो एनसीईआरटी का डेटा है, और जो अनिल विज जी ने भी बताए हैं वो एनसीईआरटी का डेटा है। हाँ। अनिल विज जी जब आज गिना रहे थे तो अनिल विज जी ने आज क्या किया, जो 5-6 फैक्ट्स हैं वो कोरोना काल में, जो जब बिल्कुल लॉकडाउन था, क्राइम बिल्कुल नीचे आ गया था, तो कोरोना काल का और 2021 का कंपैरिजन करके उन्होंने बहुत से आंकड़े आज रखे और सदन को गुमराह करने की कोशिश करी। तो ये उचित नहीं है कि आप अगर उठा रहे हैं किसी के हाईएस्ट एनसीईआरटी के आंकड़े और अपने आप को आप जब दिखा रहे हैं तो कोरोना जी सदन के अंदर क्या आपको लगता है कि झूठे आंकड़े पेश किए जा सकते हैं? आपको लगता है ये सच है? आपको ऐसा लगता है क्या? अमित जी मैंने कब शब्द झूठा वर्ड इस्तेमाल? हाँ, नहीं, आपने कहा कि जो आंकड़े पेश किए गए वो भ्रमित करने वाले, आपने ये कहा, तो मतलब क्या हुआ उसका? वही मतलब हुआ जो मैं कह रहा हूँ। क्या आप मुझे बोलने देंगे? मेरा समय नहीं सर, मैंने सिर्फ सवाल किया सर, आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। जी बोलिए। अगर कोरोना काल के कई आंकड़े कोरोना काल के उठा के अगर आप 20 से 2020 के आंकड़े उठा के 21 से कंपैरिजन कर दोगे वो भी ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोरोना काल के आंकड़े उठाए गए हैं। दूसरा, आप यहाँ पे सदन के अंदर टैबलेट्स रखी गई, लगाई गई, तो अगर आप टैबलेट्स रखा रहे हो और उसके बाद आप कहते हो कि हम बाद में आपको लिखित कॉपी, जो फिजिकल कॉपी भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सारा का सारा एनसीईआरटी का डेटा लाइव स्क्रीन में आना चाहिए। अगर अभय सिंह जी ने कहा आज हर रोज 3 हत्याएं हो रही है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना बोलते, वो भी जो है वो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं कि 4 हत्याएं
और 3 हत्याएं, 4 बलात्कार, 1 गैंगरेप और 6 अपहरण के मामले। ये कोई उनके अपने बनाए हुए आंकड़े नहीं है। अगर आज उन्होंने बात करी है कि विधायकों को मिलने वाली धमकी के बारे में, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा वो उठाया। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र पवार जी ने तो रेजिग्नेशन तक दिया और हरियाणा छोड़ने तक की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई इनको बोलने तो दो, कम से कम जिन जिन विधायकों को जान से मारने की उनको धमकी मिली है, आप सभी को नहीं बोलना देना चाहते। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव है, कम से कम उन साथियों को तो बोलने दो जिनकी आप दिखती है, उनको नहीं बोलने दिया गया। आज उन्होंने अवैध हथियारों के बारे में बात करी। 300, मैं डिबेट में बैठा हुआ था, आप ही के चैनल पे डिबेट था, वहाँ प्रवक्ता और थे भाजपा के, विजेंद्र मेरा प्रवक्ता नहीं थे इस वक्त। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हरियाणा में एक भी मोस्ट वांटेड नहीं है। अरे 241 मोस्ट वांटेड है, इनाम खर्च कितने हो गए? उन्होंने कहा था कि हरियाणा में एक भी गैंगस्टर ही नहीं है, मोस्ट वांटेड तो छोड़ो। आज पलवल में अवैध हथियारों का ले लीजिए, अगर आप रेप के गुड़गांव के मामले देख लीजिए, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल 212, 135, 125 इनमें करनाल तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। अब व्यापारियों को धमकियों की देख लीजिए, कितने व्यापारियों को धमकी मिल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है और जो रंगदारी पैसा नहीं देता उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज ये चीजें इश्यूज जो है, ये दो मेन इश्यूज थे, वो उठाने का और समय मिलना विधानसभा के सत्र में मिलना चाहिए था। और जहां तक एनसीआरबी के डेटा की मामले है, तो मैं 2014 से अभी 2021 तक का गिना देता हूँ, सिर्फ रेप के केसेस गिनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2014 में 944, 2015 में 849, उसके बाद 2017 में 955, 2018 में बढ़ के 1168, उसके बाद 2020 में 1211 और 2021 में 1540, जिसमें गैंगरेप के 176। अगर सारे आंकड़े गिनाने लग जाऊंगा तो इनका ग्राफ इंक्रीज से ऊपर है। ये कौन सा है? नहीं, अच्छी बात है। मेरे पास जो आंकड़ा, और अगर आईपीसी की बात करें, सिर्फ आईपीसी की बात करें, इन्होंने कहा मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, तो क्या उस समय क्या कोई भी जेल में नहीं था? कोई भी आईसीसी का कोई वहां पे पहुंचता ही नहीं था। आज तो आज भी वो नहीं है, आज भी थाने में FIR दर्ज करा, इतना काम है। अगर मैं आपको 2018 की बात करूं, आईसीसी केसेस 1,08,000। ठीक है रजत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत जी 1,62,670। क्या ये केसेस रजिस्टर्ड जो हुए हैं, तो क्या क्राइम खत्म हो गया? आप किस तरीके की गुमराह करने वाली बातें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। और क्राइम ही खत्म हो गया बिल्कुल। रजत जी मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि आप सभी आज तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स के साथ आप बात कर रहे हैं, आप आंकड़े लेकर बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे जो प्रवक्ता हैं वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उनके पास आंकड़े भी हैं, ये और अच्छी बात है। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने इनेलो का शासन देखा, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा, और आप अब बीजेपी का शासन, इसके पहले आपने देखा, गठबंधन सरकार का शासन भी आप देख रहे हैं। सर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किसके शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? आप बताइए सर। देखिए, कानून व्यवस्था हर सरकार के लिए चुनौती रही है जी। उसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, एक सीमा आपकी राजस्थान से मिलती है, एक पंजाब से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां अपराध एक बड़ी चुनौती रही है। और हरियाणा का एक इलाका है जहां एक अलग तरह के अपराध होते हैं। तो ये कहना कि किसी एक सरकार के कार्यकाल में अपराध बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे और अब अचानक बढ़ गए हैं, या पहले बहुत ज्यादा थे अब अचानक कम हो गए, मुझे लगता है ये आंकड़ेबाजी तो हो सकती है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप अपराध की जो जड़ है जी, उसकी पहचान करें और उस पर नियंत्रण की ईमानदार कोशिश करें। वो मुझे लगता है कि उसको लेकर के सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठ सकता। अपराध की जड़ क्या है? बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के स्तर पे होने वाली लापरवाही, उदासीनता है। ये चीजें हमेशा रहती है तंत्र में। सरकार जितनी सजग होती है, जितनी सख्त होती है, उतनी इसकी सुस्ती में, उदासीनता में कमी आ जाती है। तो मैं उन आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, आंकड़े सारे दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पेश कर दिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप कोई भी सत्र देख ले विधानसभा, किसी भी सरकार के कार्यकाल का देख लें, कुछ मुद्दे आपको सदाबहार मिलेंगे। कानून व्यवस्था हमेशा मुद्दा रहा है जी, भ्रष्टाचार हमेशा मुद्दा रहा है, और
मानसून के आसपास जब भी सत्र हुआ होगा, मानसून सत्र जिसको बोलते भी हम लोग, उसमें जल भराव और जल भराव से होने वाली समस्या हमेशा मुद्दा है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर सदन में चर्चा करके वो रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता। आज जैसे बात हुई, विपक्ष ने सवाल उठाए, अगर हम पहले से कानून व्यवस्था की बात कर लें तो हमें नियमों की तकनीकी में क्यों उलझना चाहिए। कॉलिंग अटेंशन मोशन पे चर्चा हो या एडजॉर्नमेंट मोशन पे हो, मुख्य मकसद हमारा क्या है, मुद्दे पर चर्चा हो, आप अपनी बात कहें, सरकार से सवाल पूछें, सरकार की अगर कहीं कोई नाकामी है और आप उसको साबित कर सकते हैं उसको करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उससे जवाब मांगे, वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप तकनीकी मामलों में उलझ के कॉलिंग अटेंशन पे नहीं, एडजॉर्नमेंट मोशन पे चर्चा हो, वॉकआउट कर जाएंगे तो आप तो सरकार को वॉकओवर दे रहे हैं। पहली बात। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, जल भराव का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। गुड़गांव के संदर्भ में ज्यादा बात हुई, लेकिन ये समस्या तो लगभग सारे बड़े शहरों की भी और गांव की भी है। और जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में जो मंत्री है बनवारी लाल, उनके बयान के जरिए बात की, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है। आप देखें कि जल भराव की समस्या के मूल पे कब कब समस्याएं आती है और कहां कहां आती है। जहां भी कम समय में ज्यादा बारिश होती, एक सप्ताह की बारिश अगर 2 घंटे में हो जाएगी तो किसी भी शहर का जो ढांचा है जल निकासी का वो बैठ जाएगा, जवाब दे जाएगा। ये समस्या हम गुड़गांव में भी देख रहे हैं, ये समस्या बंबई में भी देख रहे हैं और दिल्ली में भी देख रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, मैं वही कह रहा हूँ, एक सेकंड, अच्छा बोलिए। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साल दर साल जो समस्या आ रही है उससे निपटने के उपाय नहीं करेंगे। आप जलवायु परिवर्तन के भरोसे या उसके सहारे बैठ नहीं सकते। अगर बारिश का पैटर्न बदला है तो उससे निपटने की आपकी रणनीति बदलनी चाहिए। वो बदलाव नहीं नजर आ रहा है। और सिर्फ हरियाणा की समस्या नहीं है, ये हर राज्य में हम देख रहे हैं। तो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब कभी सत्ता में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, मिल करके जो शाश्वत समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनसे निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन समस्या एक और भी है, नगर निगम के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे बनाने, उनको धार देने की कोशिश भी होती है, और वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं टकराव के मूल में। ठीक है जी, अब आप पूछे क्या कह रहे हैं? ठीक है। नहीं, मैं राजकुमार जी ये कह रहा था आपसे, आपने जिस तरीके से कहा कि बरसात जो है वो सामान्य से ज्यादा हुई है और हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हुई हो, लेकिन ये हर साल ऐसा होता है। सवाल ये है कि हर साल अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन में कोई ना कोई कमी है। इसका मतलब कि मैंने वही कहा, जो कदम उसके लिए उठाए जाने चाहिए थे वो समय पर नहीं उठाए जा रहे। हाँ, मैंने आखिर में वही कहा आपसे कि ये समस्या सिर्फ गुड़गांव की नहीं है, सिर्फ हरियाणा की नहीं है। आप देखें कि बंबई में भी वही समस्या है, दिल्ली में भी, और जिन इलाकों में लोग बारिश के लिए तरसते थे वहां बाढ़ आ रही है, वाहन सड़कों में बह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर है। लेकिन ये असर इस साल नहीं, अचानक कई साल से है, लगातार हो रहा है। तो अगर बारिश का पैटर्न बदला है, जलवायु परिवर्तन के चलते बहुत सारी चुनौतियां बदली हैं, तो हमारी रणनीति क्यों नहीं बदल रही? मैंने यही सवाल उठाया। बिल्कुल विजन जी, ये रणनीति क्यों नहीं बदल रही है? जो राजकुमार जी कह रहे हैं वही सवाल है मेरा आपसे, रणनीति क्यों नहीं बदल पा रही है? और रणनीति अगर बदले तो हो सकता है उसका फायदा भी देखने को मिले, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर जल भराव और जल निकासी का। देखिए अमित जी, जिस तरह से अभी बताया हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि जब एक सप्ताह की बारिश अगर 1 या 2 दिन के अंदर हो जाएगी तो निश्चित रूप से पानी भरना तय है। दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, कितना भी विकसित देश हो, पानी तो सब जगह भरता है जब तेज बारिश होती है। लेकिन निकासी की मेन व्यवस्था का सिस्टम जो है उसकी हम बातचीत कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 48 घंटे का एक पैमाना माना जाता है। अगर पानी निकल जाए तेज बारिश के बावजूद भरा वो पानी, तो उसको एक आदर्श स्थिति माना जाता है। उसी के लिए हमारी सरकार ने काम किया कि अगर तेज बारिश भी होती है तो पानी निकासी ऐसी होनी चाहिए हमारी कि वो जल्दी से पानी वहां से निकल जाए। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। बारिश के पानी निकासी की अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जहां तक जैसे कई बार हम देखते थे कि भाई जो तालाब बने हुए थे, जो जोहड़ बने हुए थे, जो नहर थे, जो नाले थे, उनकी सफाई नहीं हो पाती थी, उनकी खुदाई हम लोगों ने करानी शुरू की है, जिससे कि बारिश का सीजन आने से पहले जिससे कि पानी निकासी की एक पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हम लोग कर सके। जो हम सड़क अब नए सिरे से बना रहे हैं,
जो पुरानी सड़कें, क्योंकि मैं भी फरीदाबाद जिले से आता हूँ अमित जी, जो पुरानी सड़कें बनी हुई थी उसके नजदीक में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कें टूटती थी, इस कारण पानी बढ़ता था। अब जो नए सिरे से हमने ग्रेटर फरीदाबाद से लेके तमाम जो नई सड़कें बनाई है, पानी निकासी की व्यवस्था सबसे पहले हमने करने का काम किया है। तो इन सब चीजों पर हरियाणा सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि काम पूरा हो गया अमित जी, अभी बहुत काम करना बाकी है। दूसरा, आज एक शिक्षा के क्षेत्र के मामले में जिस तरह से मुद्दा उठा, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने बड़े स्पष्ट रूप से जवाब दिया जब बलराज कुंडू जी ने एक विषय उठाया, टैब का विषय उठाया, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में 5 लाख टैब बांटने का ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने किया, जिसकी टोटल लागत 620 करोड़ रुपए अमित जी है। ये बहुत बड़ा काम है। किरण चौधरी जी ने एक पानी का मुद्दा उठाया था अमित जी। पानी के मुद्दे के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने और जेजेपी सरकार ने 125 ऐसी टेलों में हमने पानी पहुंचाया, मेवात भी जिसमें शामिल है, जहां हरियाणा जब से बना है आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा, वहां हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से अगर धान की जगह कम पानी वाली फसलें कोई बोता है तो 7,000 रुपए किसान को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का काम हरियाणा सरकार करती है। इसके अलावा हर घर नल से जल पहुंचाने की जो हरियाणा सरकार की योजना है, उसका काम लगभग हरियाणा प्रदेश के तमाम गांवों में और तमाम शहरों में कंप्लीट हो चुका है। आज हर घर के अंदर नल से जल, यानी कहीं भी जहां मीठा पानी होता है उसके माध्यम से हम लोग पानी पहुंचाने का काम करते हैं। आज रेनीवेल की जो परियोजना है, जो यमुना किनारे हो या जहां पे मीठा पानी हो, मैं फरीदाबाद पलवल की अगर बात करूं तो 185 गांवों के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से रेनीवेल परियोजना का जो पानी है, मीठा पानी है, जहां खारा और कड़वा पानी था, वहां पे भी हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ साथ चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे मेरे मित्र जो अभी खटाना जी गुड़गांव की बात कर रहे थे, चाहे पंचकुला का विषय हो, अमित जी ये जो बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे एक तो एफएमडीए ऑलरेडी जो यहाँ पे नगर निगम काम करता है, जो यहाँ पे एचएसवीपी जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो काम करता है, इसके साथ साथ जो अलग से मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है, जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगी, जीएमडी हो जाएगी, गुड़गांव के अंदर जो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सब ने जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को टेक ओवर किया है और रेवेन्यू का जो कुछ परसेंटेज वहां पे देना सरकार ने शुरू किया है, इसी का परिणाम है कि आज स्मार्ट रोड बनने का इन शहरों में काम हो रहा है, पानी निकासी पहले से बेहतर हो रही है। आज हरियाणा प्रदेश के 5500 से अधिक गांवों में 24 घंटा बिजली देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किसान के अकाउंट में डायरेक्ट हमने पेमेंट पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आज चाहे फसल खराब होने के ऊपर 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा देने का सिस्टम शुरू किया है। आज 14 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीद रही है। हरियाणा सरकार 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का सबसे ज्यादा रेट यहाँ पे देने का काम किया है। हमने महिला थाने अलग से खोलने का काम किया है, महिलाओं के लिए अलग से हमने उनके स्टाफ को बढ़ाने का हमने काम किया है और जो हमने जिस तरह के हमने पूरी व्यवस्थाएं की है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने जो काम किया है। और साइबर थाने अमित जी, हमने साइबर थाने, अमित जी कंप्लीट कर रहा हूँ 30 सेकंड में, हमने जो साइबर थाने खोले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उससे जो साइबर क्राइम था, जिस तरह से विधायकों को धमकी मिलना, पैसे की उगाही करना, ये सारा का सारा साइबर क्राइम का मामला आता है। हमने साइबर क्राइम के लिए अलग से थाने खोलने का काम किया है। तो हरियाणा सरकार ने बीजेपी, अरे सुन लीजिए भैया, बीजेपी और जेजेपी सरकार ने जितना काम किया है, आज माननीय गृह मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में अमित जी बताने का काम किया कि क्राइम का रेशियो पहले से कम हुआ है और इसके बावजूद आज हर मामला दर्ज होता थाने में, उसके बावजूद आज मामला क्राइम का कम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। हर मामला थाने में दर्ज होता, पहले नहीं होता था। और जहां तक मेरे मित्र इनेलो की बात करते थे, मैं बताना चाहूंगा अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, इनेलो की जो पहचान थी, इनेलो पार्टी की जो पहचान थी वो गुंडागर्दी की पहचान थी। इनेलो पार्टी की पहचान गुंडागर्दी की थी, भ्रष्टाचार की लूट खसोस की थी और कांग्रेस पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार से होती थी। ये वो लोग हैं अमित जी जिनके अपने शासनकाल के अंदर, चलिए मुझे आप बताइए, मैं दोनों साथी प्रवक्ताओं से एक बात सवाल पूछना चाहूंगा अमित जी आपके माध्यम से। अमित जी कंप्लीट कर रहा हूँ 30 सेकंड में। दोनों प्रवक्ताओं से, इनेलो जेजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा सवाल है कि जनता आपको लगातार 10-15 साल से क्यों रिजेक्ट कर रही है? अगर आपके समय में कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी तो आपको जनता लगातार क्यों रिजेक्ट कर रही है 10-15 साल से? मुझे बताइए। जनता ने आपका शासन देखा हुआ है, जनता ने आपका शासन देखा हुआ है साहब। ठीक है विजय जी, आ रहा हूँ। आप फ्लो में जेजेपी का नाम ले गए सर, उनके साथ तो सरकार चला रहे हैं आप मिलकर। वो आप कांग्रेस की जगह जेजेपी निकल गई आपकी। एक्चुअली हाँ,
कोई बात बोला मैंने। भाग सिंह जी हंस रहे हैं, देखो पूछ लो आप उनको। कोई बात नहीं, वो कई बार क्या होता है वो फ्लो में निकल जाता। मनीष जी हाँ, जो एक प्रस्ताव इनेलो के साथ दीजिए, कोई बात, वो एक फ्लो में निकल गया, वो एक रटाया नेहरा साहब जो प्रस्ताव था बड़ा अच्छा आपने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा सुनने में। और हम तो भगवान से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने जो बातें कही, अगर वास्तव में ये बातें सच्चाई का अमली जामा पहन ले और धरातल पे ये बातें उतर जाएं, तो हरियाणा का हर किसान, हर व्यापारी, हर नौजवान वास्तव में खुश हो जाएगा। और हमें इस बात से कहने में कोई गिरेज नहीं है कि वास्तव में भाजपा और जेजेपी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके का प्रस्ताव आपने आज रखा है, जो आज आपने कहा और सच्चाई आपके मुंह से निकलेगी जेजेपी, चलो कोई बात नहीं, जो आपने 24 घंटे बिजली की बात कही, तो मेरे भाई अमित जी गुड़गांव रहते हैं, ये बता देंगे कितनी देर जनरेटर चलता है इनका। तो 24 घंटे बिजली, गांवों की तो बात छोड़ दो, वो तो गांव का किसान बता देगा। जब शहर में जो आदमी यहाँ 5 लाख रुपए एक घर, एक कंपनी 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख बिजली का बिल भरते हैं, अगर पूरे हरियाणा का बिजली का बिल उठाएं और सिर्फ गुड़गांव का बिल उठाएं, तो मेरे ख्याल से गुड़गांव का भारी पड़ेगा। उसके बाद भी यहाँ 8 घंटे, 7 घंटे और 6 घंटे के कट लगते हैं एक दिन में। दूसरी बात, आपने कहा जी बारिश आ गई, मेरे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा जी एकदम से बारिश आ गई, मैं मानता हूं अगर बारिश का फ्लो ज्यादा आ गया तो भर गया, लेकिन क्या पिछले 8 साल में कागजों में, फाइलों में या पैसे के अलावा आप कोई रेन हेयर वॉशिंग कहीं? एक सवाल है मेरा आपसे, जिस रोहतक का जिक्र आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे, बीबी बत्रा कर रहे थे, उस रोहतक में भाई पहले की सरकारें तो ये भी कहती थी कि आपका जो विकास है वो रोहतक की सीमित है। चलो, क्या आप वहां पर इतना विकास नहीं कर पाए कि वो हालात अभी भी पैदा है वहां पर, वहां जल भराव अभी हो जाता है? तो इसके लिए अगर आप इस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं तो इसका मतलब जिम्मेदार आप भी थे। जिम्मेदार आप भी है उसके लिए। अगर विपक्ष के पास पिछली सरकार में, हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता था तो इनके पास एक ही मुद्दा था कि सारा विकास रोहतक में कराया, सारा विकास रोहतक कराया। अगर केएमपी बनाया, अगर वो रोहतक से जुड़ा है, तो क्या रेवाड़ी का लोग यूज नहीं कर रहे, या पलवल नहीं कर रहे, या मथुरा के लोग यूज नहीं कर रहे, तो पूरे हरियाणा को जोड़ रहा है। अगर कोई बाईपास निकल रहा है तो क्या जींद का लोग उसको यूज नहीं कर रहे? तो ये सब कहने की बातें हैं। केएमपी का 80 से 85% काम हुड्डा साहब ने किया था, इन लोगों ने उसको काम करने से पहले उस पर टोल टैक्स लगाने का काम किया। रोहतक में जलभराव की जो समस्या है वो तो आप पहले से चली आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो अभी शुरू हो रही है। रोहतक में पहले से आपने कदम क्यों नहीं उठाए थे जब आपकी सरकार थी? अमित जी आपकी बात मानता हूँ, अगर रोहतक में पहले 10% की समस्या थी या 15% की समस्या थी या 25% की समस्या थी, तो 8 साल में सरकार का तो ये मतलब बनता है कि सरकार उसको कम करे। अगर 8 साल पहले की समस्या हुड्डा साहब से अगर कोई रह गई या कोई छूट गई, मान लो विकास करते करते एक चीज कोई 10% पे रुक गई, तो अगर वो समस्या 10 साल 8 साल के बाद भी वहीं खड़ी है, तो जेजेपी और बीजेपी ने काम क्या किया? फिर तो विकास के ढकोसले हैं। तो हुड्डा साहब ने जो काम किया ये तो उसको आगे भी नहीं कर पाए। अगर वो विकास नहीं कर पाए और वहां पर पानी जल भराव था और आज भी है, तो 8 साल में ये तो क्लियर है ना कि भाजपा और जेजेपी ने कोई काम नहीं करा। दूसरी बात, मेरे भाई ने 24 घंटे बिजली की मैंने आपको बता दी, ये तो आप ही बता देंगे कि आपका जनरेटर कितनी देर चलता है। महिला थाने की मेरे भाई बात कर रहे थे, तो कितने महिला थाने हरियाणा में है? और अगर आबादी के हिसाब से महिलाओं पे अत्याचार, ये क्राइम एनसीआरबी की मैं आपको खोल के दिखाता हूं अभी बड़े भाई को। एनसीआरबी का महिलाओं पे अत्याचार 2014 के बाद 2022 तक लगभग डबल हो गए हैं। महिला थाने में आपने कितनी महिला एसएचओ की नियुक्तियां करी हैं? कितनी महिला थानेदार नहीं भर्तियां हुई हैं? उनके पास स्टाफ भी नहीं है। जो महिला थाने में है वो अपने घर जाकर बच्चों की रोटी का भी काम देखना पड़ता है और भी काम करना पड़ता है। वो पुरुष पुलिस की तरह 24 घंटा थाने में नहीं रह सकती, उनको अपना घर भी देखना है। आपने महिला पुलिस की थानों की नियुक्ति कर दी, मात्र 2 या 3 थाने होंगे, उनमें महिला पुलिस की नियुक्ति नहीं हुई है। आज भी वहां जाओ 4-4 दिन तक एप्लीकेशन पड़ रहती है, उनके पास इतनी फाइलें हैं एक महिला ऑफिसर के बाद। तो सरकार को बहुत अच्छी बात है, महिला थाने हैं, महिला थाने सुनने के लिए बनाएंगे, लेकिन जब तक उनकी प्रॉपर नियुक्तियां नहीं होंगी, जब तक एक आदमी पर भार कम नहीं होगा, उनके काम में क्लैरिटी नहीं आ सकती। तीसरी बात, मेरे भाई ने कहा हर घर से नल, मेरे भाई बोला हर घर से नल, हर घर से जल। तो भैया गुड़गांव में आप देख लीजिए, टैंकर चारों तरफ टैंकर माफिया घूम रहे हैं, टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है, थोड़ी सी गर्मी पड़ते ही पानी आना बंद हो जाता है। ये तो गुड़गांव का हाल है, जहां पर लोग पानी का बिल देते हैं, और जगह का तो मैं आपको क्या बताऊंगा। चौथी बात, आपने कहा 150 करोड़ की लागत से ये काम हुआ, बिल्कुल
150 करोड़ की लागत से वो आ गए, वो 150 करोड़ कहाँ गए? 4000 करोड़ गंगा पे लग गए, गंगा मैया तो आज तक साफ नहीं हुई। तो आपने जो करोड़ों रुपए के जो काम किया और भ्रष्टाचार की जो मेरे भाई बात कर रहे थे, तो गुड़गांव की तहसील में चले जाना भैया, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री का रेट है, कभी भी आके करा लेना। खुला आपको ओपन कह रहा हूँ हरियाणा न्यूज पे, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री का रेट है। अगर भ्रष्टाचार रोकने वाले हो तो 8 साल में रोक के दिखा लेते। और निगम में चले जाओ, यहीं पर डिबेट हुई थी, 18 लाख रुपए लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिन लोगों की अपनी दुकानें उनका मालिकाना हक दिया जाता है। अफसर बोलता है अगर दोबारा ऑफिस में आया तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा, भाग जाए यहाँ से। यहीं पर डिबेट हुई थी। 18 लाख रुपए लेके लोगों ने रजिस्ट्री कराई। ये भ्रष्टाचार की बात है। तो मैं आऊंगा आपके पास। रजत जी, भ्रष्टाचार की ये सरकार है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं सिर्फ, और लंबा प्रस्ताव रखने से। इस सरकार में किसान, छोटा व्यापारी, मजदूर, जहाँ 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है, आप वहाँ किस तरीके की बात करते हैं? ठीक है, अब बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे आप सदन में, पता है मुझे, वो है बेरोजगारी है आज नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। ठीक है, हुड्डा साहब के कार्यकाल में नंबर 1 रजत जी बोलिए आप, रजत जी आप बोलिए। देखिए अमित जी, जिस इंडियन नेशनल लोकदल सरकार की ये बात कर रहे हैं और जिसको ये अजीब अजीब अपने मन की संज्ञाएं दे रहे हैं, उनका तो ये मुकाबला मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू सरप्लस इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस छोड़ते गई थी, उसकी तो आज इन्होंने 3.25 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है। आज हर एक बच्चे के ऊपर जो पैदा होता है वो 1 लाख के ऊपर कर्ज लेके पैदा होता है। उसी सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, अगर आप उस इंडियन नेशनल लोकदल सरकार को गलत खोलने का काम कर रहे हैं तो उसमें दुष्यंत चौटाला उस वक्त उसी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में थे, अजय सिंह चौटाला उसी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में थे जिसको आज आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको गुंडागर्दी बोलोगे तो आज आपके ऊपर डेफामेशन का केस होता है, क्योंकि अगर आप बेफालतू में किसी के ऊपर डिफेम करने की कोशिश करोगे और उसका समर्थन लेकर सरकार चलाने की कोशिश करोगे तो अपने गिरेबान में जाके देखिए। आज गुड़गांव पर मैं आना चाहूंगा, गुड़गांव की इन्होंने बात करी, अमेरिका का उदाहरण दिया, अमेरिका और ट्रॉपिकल कंट्रीज है, सिंगापुर ले लो, मलेशिया ले लो, इतनी बरसात होती है अमित जी पूछो ना, लेकिन पानी ये 48 घंटे की बात करते हैं, 2 घंटे में वहाँ पानी निकल जाता है। ये बात करते हैं 48 घंटे बाद भी। अभी खटाना जी बोल रहे थे 8 साल से वहाँ पे जो अंडरपास है वहाँ पे पानी टपक रहा है। 2017 में काम होना शुरू हुआ था वहाँ पे अंडरपास का, सिग्नेचर टावर पहले वो नीचे से ही जाते थे डायरेक्ट, अगर उनको पुराने गुड़गांव में जाना है तो, और उससे भी बुरा हाल हीरो होंडा चौक पे होता था हर साल। आज भी हीरो होंडा चौक, उसके बाद अपना सिग्नेचर टावर, फिर घाटा, इनका बुरा हाल है इन एरिया का। पानी जल भराव की समस्या जो की तो बनी हुई है। इन्होंने बात करी वीआईपी सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा ऐसी है जहाँ एक विधायक तो है सुरक्षित महसूस करने के लिए हरियाणा छोड़ने की बात करता है, और दूसरा यहाँ मात्र 19 लोगों को 615 सिक्योरिटी के जवान, हरियाणा के सिक्योरिटी के जवान दे दिए जाते हैं। यहाँ बात महिलाओं की हो रही थी, महिलाओं थाना की, महिलाओं के ऊपर पिछले 8 साल में 65% बढ़ोतरी रेप के केसेस में हुई है। ये महिलाओं के ऊपर सिर्फ नियुक्तियों की होनी थी। 30,000 के ऊपर कांस्टेबल के जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। 20,000 से अधिक पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। हाँ रजत जी ठीक है, आप थोड़ा सा पानी पीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, समय बचाते हैं। 20 तक, हाँ ठीक है, 2018 से 20 तक जी 6,888 अवैध हथियार जब्त इसी हरियाणा के अंदर हुए हैं। ठीक है, ठीक है। भाग सिंह जी जवाब दीजिए इस बात का। भाग सिंह जी अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो जवाब दीजिए इस बात का। और कई गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं रजत जी की तरफ से कि अगर आप ये कहेंगे कि इनेलो के समय में गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था और कानून का तो वहां पर कोई हिसाब ही नहीं था, कानून व्यवस्था की तो आप बुरी गत थी आपके समय में, इनेलो के समय में अगर ऐसा आप कहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी लपेटे में आएंगे। आप सुना होगा आपने, बोलिए आप। अमित जी, आप एक तो अपनी ये जो आज की डिबेट की बात है अमित जी, आप इसको पूरी रिवाइंड करके देखिए कि मेरे वर्जन में इस तरह का किसी पार्टी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। जननायक जनता पार्टी ने अभी तक डिबेट में किसी भी पार्टी पे किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं था। नंबर 1 इन्होंने बात की थी मेरे साथियों ने कि जिस प्रकार से, पहले मैं कांग्रेस से लगा लूं कि महिला थानों की बात थी, उस समय क्या बात होती थी कि कहते थे कि जब महिला को अपनी रिपोर्ट लिखवानी होती थी तो जनरल पुलिस ऑफिस में जब जाते थे तो पुलिस जो पुरुष होते थे उनके सामने अपनी सारी बात नहीं
नहीं बता सकती थी। तो प्रदेश में एक कदम उठाया कि हर जिले में महिला थाना हो, महिला अपनी बात निसंकोच होकर, बिना भय के, बिना शर्म के, क्योंकि महिला को अपनी सारी बात बता सकती है। इस प्रकार से काम किया गया। दूसरी बात इन्होंने तहसील में कही, तो मेरे भाई आप मेरे चैनल से नंबर ले लीजिए, आपके गुड़गांव की कितनी रजिस्ट्री हो, एक बार आप मुझे फोन जरूर करिए। कहीं पे भी गुड़गांव की बात चाहे पलवल की आई हो, जिस तहसीलदार का कभी नाम आया है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर पूरी तरह क्लियर है कि प्रदेश के अंदर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, और जिन अधिकारियों ने इसका प्रयास भी किया होगा उन्हें तत्काल सस्पेंड करने का भी काम किया गया है। आप पूरे प्रदेश के अंदर किसी तहसील में रजिस्ट्री करवाइए, कहीं की भी हो पूरे प्रदेश के अंदर, आप चैनल से नंबर ले लीजिए। आपके किसी भी दिक्कत आए तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, सामूहिक रूप से कहते हैं। हमारी पार्टी कार्यालय का नंबर लीजिए, यदि कहीं किसी तरह की दिक्कत आती है तो यकीन मानिए हम उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की बात करेंगे। और जिस प्रकार से कहा कि सरकार ने कोई दिक्कत दी है प्रदेश के अंदर, मैं कहता हूं कि किसान रीढ़ की हड्डी है। किसी भी किसान का किसी तरह से कोई बकाया हो, चाहे वो फसल का हो बकाया, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, जितनी 14 फसलें एमएसपी में ली हैं उनमें किसी भी फसल का अगर किसी तरह का बकाया हो तो किसान बता सकता है। सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता, चाहे माइनिंग माफिया के ऊपर और चाहे लिकर वाइन के जो माफिया थे यहाँ पर, जो सड़कों के ऊपर, चौकों के ऊपर मंचले खड़े होते थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा पुलिस के तरफ से पूरी तरह से ड्राइव चला हुआ है। हर थाने को आप चेक कर सकते हैं कि इस महीने में रोड के ऊपर जो मंचले शराब पीते थे या किसी तरह की तस्करी करते थे उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है। आज प्रदेश के पुलिस का हर जवान, हर एसएचओ, हर आईओ, हर कांस्टेबल ये तय कर चुका है कि नशे को प्रदेश से जड़ से खत्म करना है और कहीं भी जीरो टॉलरेंस है। कोई नशा करता व्यक्ति, नशा बेचता व्यक्ति पाया गया तो उसके ऊपर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उन्हें लाखों के पीछे राजकुमार जी, काम किया जाता राजकुमार जी, है। तो रजत आपने सभी को आरोप लगाए, माननीय मैं सर लास्ट 10 सेकंड बोलिए जल्दी से बोलिए। जिस समय इन्होंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सरकार में थे, माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय सरकार में नहीं थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो 87 का वर्ष है तो मुश्किल से 15-16 साल के थे, उस समय बहुत छोटे थे। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पूरी बढ़िया तरीके से सरकार के अंदर काम किया है। हर तरफ से सांसद रहते, उस समय सांसद भी थे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने दुष्यंत जी, अरे आप एक बच्चे को क्या काउंट करेंगे, उसकी एज के ऊपर वो सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला जी डिसीजन लेते थे उस समय, उनकी एज के हिसाब से आप देखिए। कोई बात चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, सर समय नहीं बचा मेरे पास। रजत जी प्लीज एक मिनट। बात सिंह जी, राजकुमार जी आपके पास आ रहे हैं। राजकुमार जी कोई आक्षेप लगाया हो सर, एक मिनट सर, मेरे पास समय नहीं बचा। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते, जिसकी भाषा आप भी बोलते हो, राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। भाग सिंह जी हो गया, भाग सिंह जी आपने जवाब दे दिया, भाग सिंह जी उनकी बात का जवाब दे चुके। राजकुमार जी आप बोलिए, राजकुमार जी आप बोलिए। हाँ, राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं। बात कही है, अच्छी बहस हुई है, उस बहस को पटरी से ना उतरने दें। हाँ, मैं वही बहस का मतलब सिर्फ मैंने दोनों को आरोप लगाना नहीं है। हाँ, अगर समस्याएं हैं तो उनके बीच समाधान की राह खोजना है। वही विधानसभा में भी होना चाहिए, वही मकसद हम लोगों का यहाँ बैठ के भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, उस चर्चा से कोई रास्ता निकालने की कोशिश सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए, यहाँ भी और विधानसभा में भी, जहाँ भी 2 दिन का सत्र बाकी है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, मकसद होना चाहिए समाधान को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय की कमी है। विजन जी आपका, मनीष जी आपका, रजत जी आपका और भाग सिंह जी आपका, इसके साथ ही राजकुमार जी आपका भी। तो आपने सुना किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहां भी जारी रहा, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन किस तरीके से सत्र चलने वाला है हम सभी इस बात को जानते हैं। तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सवालों को उठाएंगे और कांग्रेस की तरफ से तो पहले कह दिया गया है कि महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो या और भी मसले हो, सदन के अंदर हम उन्हें उठाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। एक मिनट जरा, एक मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूँ।